बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं PSL गेम ऑन। पहला लेग जो है वो ख़त्म हो चुका है लाहौर से और अब PSL पहुंच चुकी है कराची में। और कराची के अंदर कल पहला मैच खेला जाएगा। आज क्योंकि रेस्ट डे है तो कल पहला मैच हैदराबाद वर्सेस पेशावर ज़म्मी खेला जाएगा। और हैदराबाद कोशिश करेगी कि शायद अपने शहर में खेलकर वो कोई पॉइंट्स हासिल कर लें, कोई खाता खोल लें, कोई जीत हासिल कर लें। हो सकता है कि उनको यहाँ खेलते हुए थोड़ा ये महसूस हो रहा हो कि वो अपने होम ग्राउंड में नहीं खेलो। होम ग्राउंड तो उनका नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी कराची उनसे बहुत करीब है और बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो, और वो जो कराची के ऑनर हैं वो भी, हैदराबाद के ऑनर भी कराची से ही काफ़ी करीब हैं। एक तो कल के मैच के ऊपर हमने बात करनी है। दूसरा, रात होने वाला मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस पिंडीज, ये मैच भी वन साइडेड साबित हुआ। 182 रन बनाए थे पिंडीज की टीम ने और कहा यह जा रहा था कि शायद इस मैच में कोई अपसेट हो जाए, लेकिन जब रन्स बने 182 तो साहबजादा फरहान की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए ओवरऑल अभी तक, तो मेरा ख़्याल है कि मुझे लगता है कि वो अभी तक उनको रोकना नामुमकिन ही लग रहा है। और जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं और जिस तरह से बॉल उनके बल्ले पर आ रहा है, मुखालफीन के लिए वो दस सर बने हुए हैं। उन्होंने कल बड़ी अच्छी इनिंग खेली और ये जो टारगेट था ये बिफोर 2.5 ओवर जो है वो कंप्लीट हुआ और 3 विकेटें सिर्फ गिरी और मुल्तान सुल्तान ने एक और जीत हासिल की और उन्होंने अपने दावे को मज़ीद मजबूत किया। PSL 11 के अंदर वो पहले नंबर पर 10 पॉइंट्स के साथ पहुंच चुके हैं और टीमें जो उनके नीचे हैं वो थोड़ा दूर दूर होती जा रही है, फ़र्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब जो दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है तो पहला राउंड, लेकिन सेकंड लेग जो शुरू हो रही है कराची के अंदर, वहाँ पर विकेट का क्या बिहेवियर होता है, वेदर का क्या बिहेवियर होता है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, इन सारे मामलात के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ रोज़ाना की तरह मेरे साथी नुमान मुनीर अपनी एक्सपर्ट राय के साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नुमान मुनीर। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, कल तो मैच जो होगा उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। ज़रा मैं पहले जो रात होने वाला लाहौर के अंदर फ़र्स्ट लेग का आखिरी मैच था उसके ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँ और स्टैट्स आपको बता दूं, फिर आपने बताना है कि ये क्या हुआ कल के मैच में भी, ये एज इट इज़ ऐसे चल रहा है। कल के मैच की अगर बात करें तो पहले खेलते हुए 182 रन बनाए थे रावलपिंडीज़ की टीम ने और 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। मोहम्मद रिजवान जो है वो एक मतलब फिर से नाकाम हुए, उन्होंने 19 रन बनाए 13 बॉलों के ऊपर। यासिर खान एज वेल, जिस तरह से वो एक आधे मैच में उनकी हमने देखी है परफॉर्मेंस, उसके बाद वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। कामरान गुलाम अच्छे टच में दिखाई दिए, जब खेलने के लिए आए तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जो छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर, दोबारा से हमें लगा कि यार ये शायद लंबा खेलेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से एक शॉट मारने की कोशिश की, बाउंड्री से बाहर फेंके। वो आउट होने के बाद 35 रन बनाने के बाद वापस चले गए। अब्दुल्ला फजल के ऊपर काफ़ी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका नंबर ठीक नहीं है। रिजवान को जो है उनके नंबर पर आना चाहिए, लेकिन वो ख़ुद से लीड कर रहे हैं और बहुत सारी तनकीद भी उनके ऊपर शुरू हो चुकी है कि वो तनकीद अब उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। डैरल मिचेल ये 17 रन बनाकर आउट हुए। सैम बिलिंग ने जो नीचे आके आखिरी 6-7 ओवर्स में रन्स किए हैं, उसी की बदौलत 182 तक जो था वो उनका टारगेट पहुंचा था और उन्होंने 34 बॉलें खेली थी। उसके बाद डैन फॉस्टर आए थे। डैन फॉस्टर उन्होंने 24 रन की इनिंग खेली थी 11 बॉलों के ऊपर और फिर इस तरह से 182 का जो टारगेट सामने आया। बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद नवाज़ का एक ओवर तो बहुत एक्सपेंसिव रहा, उन्हें 3 छक्के पड़े थे और मैं हैरान था कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं और किस तरह से खिला रहे हैं। उनको 3 छक्के पड़े और फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा पहला ओवर उन्होंने किया, उसके बाद उन्हें बीच में ओवर करवाया गया, तो फिर कप्तान ने कहा नहीं भाजन आप साइड पर ही रहें। फिर पीटर सिडल आए हैं। पीटर सिडल थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। मोहम्मद इस्माइल बड़े कल अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे थे, 1 ओवर अच्छा किया लेकिन उसके बाद उनको भी ठीक ठाक फैंटी पड़ी। अराफात मिनहास
आउटस्टैंडिंग कल की उनकी परफॉर्मेंस। उन्होंने जिस तरह से अपना जो टैलेंट है उसको शो किया है, 4 ओवर में 22 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया और थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम की अगर बात करें तो मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर में 44 रन दिए। फैसल अकरम मैन ऑफ द मैच कल रहे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 खिलाड़ी आउट किए, 5वां भी कर सकते थे, कैचेस बड़े ड्रॉप हुए कल हमने देखा थ्रू आउट द मैच। और दूसरी इनिंग के अंदर साहबजादा फरहान ने फिर से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी संभाली, 38 बॉलों के ऊपर 68 रन उन्होंने बनाए। कल वो आमिर खान की बॉल पर आउट हुए, 5 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। स्मिथ जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद जॉस फिलिप्स जो हैं उन्होंने 56 रन की इनिंग खेली। शान मसूद कल काफ़ी तेज़ खेलते हुए दिखाई दिए हमें, 27 रन की उन्होंने इनिंग खेली 15 बॉलों के ऊपर। फिर एस्टन टर्नर जिन्होंने 26 रन की इनिंग खेली सिर्फ 10 बॉलों के ऊपर, वो मैच फिनिश करके चले गए। और तकरीबन 3.4 ओवर बाकी थे, 2.3 ओवर नहीं, ये एनालिसिस थे। आसिफ आफरीदी वेटरन प्लेयर लगते हैं खेलते हुए, 4 ओवर में 35, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद आमिर ने कल बाद में रन्स खाए हैं, 2 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगा, जचे नहीं मुझे कि हाँ मोहम्मद आमिर का जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऐसा स्पेल हो जिसे हम माजी में याद करते थे। 3 ओवर में 32 रन दे दिए उन्होंने। सो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस थी। लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो कल स्पिनर जो यंग टर्न फैसल अकरम थे। सो इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो नुमान क्या कहेंगे, कल मुल्तान सुल्तान आपको लग रहा था कि वन साइडेड ही मैच होगा, लेकिन 182 रन कम नहीं होते हैं। अगर पिंडीज़ इन रन्स को भी डिफेंडर नहीं कर सकती तो फिर माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि वो शायद अपना खाता खोलने के भी करीब हो। इमरान, सबसे पहले अगर बात करें कल के मैच के हवाले से, तो पिंडीज़ जो है एक तगड़ी टीम हमें लग रही थी स्टार्ट से ही। उनका कम्बिनेशन बॉलिंग में भी अच्छा था, बैटिंग में भी अच्छा था, लेकिन जिस तरह ये कोलैप्स कर रहे हैं और जिस तरह ये रन्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनकी बॉलिंग साइड जो है वो नहीं काम कर रही, और मतलब रन्स पड़ रहे हैं उन्हें, वो चेज़ करने दे रहे हैं, आराम से चेज़ करने दे रहे हैं, कोई इस तरह कोई टीम के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पिंडीज़ को काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। अगरचे वो बैटिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको बॉलिंग के अंदर देखना पड़ेगा। बॉलिंग के अंदर अगर बात करें तो इन्होंने पेयर बनाया था मोहम्मद आमिर और नसीम शाह का। अब देखें, मोहम्मद आमिर आपका एक पुराना प्लेयर है, गालिबन 2008-9 से वो आपकी टीम का हिस्सा है और वो मुसलसल चलता आ रहा है। और नसीम शाह जो है वो भी काफ़ी पुराना प्लेयर है, लेकिन एक कह लें कि नसीम शाह के साथ हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से वो PSL से अभी तक जो है फ़िलहाल वो बाहर हो गए हैं। ख़बरें तो यही आ रही हैं कि उन्हें एक इंजरी हुई है, इंजरी के बाद वो अभी PSL का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो अब एक दफ़ा दोबारा से जो उनका बॉलिंग कम्बिनेशन था वो ख़राब हुआ। मोहम्मद आमिर कितना अकेला बोझ उठा सकता है? फिर इसके साथ नीचे आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के जो बॉलर्स हैं वो साथ अटैच किए जाएं जो आपके विनिंग कम्बिनेशन का हिस्सा बन सकें। अगर कल मैं बॉलिंग देख रहा था रावलपिंडीज़ की, तो कोई भी मुझे इस तरह का बॉलर नज़र नहीं आया जो 145 या 150 तक जा रहा हो। मोहम्मद आमिर अब वो भी 130, 35, 38 तक रह रहे हैं, तो रावलपिंडीज़ कोई एक आधा बॉल, सारे नहीं। लेकिन अगर पिंडीज़ को मैचेस जीतने हैं तो उनका बैटिंग साइड जो है, बैटिंग साइड पे मैं बात करता हूँ, बॉलिंग के ऊपर जो है उन्हें काम करना पड़ेगा, अपना बॉलिंग कम्बिनेशन इस तरह का डिज़ाइन करना पड़ेगा। हम कल भी यही बात कर रहे थे कि लाहौर की जो पिचेज़ हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार हैं, फास्ट बॉलर्स को वो मदद नहीं दे रही। तो कल आपने देखा कि किस तरह स्पिनर्स ने इनको काबू किया मुल्तान सुल्तान के। तो अब ये देखना पड़ेगा। अगर अब्दुल्ला फजल की बात करें तो देखें, यहाँ पे जितने सीनियर प्लेयर्स हैं जिस भी टीम के अंदर हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर एक प्लेयर की आप जगह ख़राब करते हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैं साउथ शकील की इस पर तारीफ़ करूँगा। ख्वाजा नाफे नीचे परफॉर्म नहीं कर रहा था, साउथ शकील ने अपनी जगह चेंज की, नंबर 3 के ऊपर आए और ख्वाजा नाफे को उन्होंने ओपनिंग करवाई। एक चांस तो दिया ना यंगस्टर को। आपको ये देखना पड़ेगा सीनियर प्लेयर्स को कि आपकी टीम के अंदर जो लड़का आपने रखा है उसकी पोजीशन, असल पोजीशन है क्या। वो नंबर 2 का है, नंबर 3 का है, ओपनिंग का है, 1 डाउन का है, नंबर 4 का। उसको उस नंबर के ऊपर ला के एक दफ़ा टेस्ट कर लें, शायद वो आपको जो है वो बेहतर रिजल्ट्स दे सकें। जिस तरह अगर मैं साउथ शकील की बात करूं तो उन्होंने ओपनिंग आनी शुरू की, लेकिन उन्हें लगा कि जो है ख्वाजा नाफे वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उन्होंने एक चांस दिया। ख्वाजा नाफे ने चले कोशिश की, लेकिन एक क्रेडिट कप्तान को जाता है कि उसने अपने प्लेयर को हौसला दिया कि ठीक है यार आप करो,
कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और वो जल्दी गेट आउट होने के बाद साउथ शकील ने वही परफॉर्मेंस जो वो एज ए ओपनर दे रहे थे वही नीचे आके उन्होंने नंबर 3 के ऊपर भी दी। अब अगर यहाँ पे मैं हसन नवाज़ की बात करूँ तो मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो वो भी यही गिला कर रहे थे कि मेरी पोजीशन भाई नंबर 4 है, आप मुझे कभी नंबर 5 पे भेजते हैं, कभी नंबर 6 पे भेजते हैं, कभी मुझे आप ओपनिंग करवा देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं टीमों को सोचना चाहिए कि जो प्लेयर का नंबर बनता है आप इस चीज़ से बाहर निकले, कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। जब आप एज ए टीम खेल रहे हैं तो फिर एज ए टीम आपको परफॉर्म करना है, तो जो जिस लड़के की पोजीशन है आप उसी जगह पे उसको खिलाएं और रिजल्ट का वेट करें। उम्मीद है जैसे समीर महनाज हमारा ओपनिंग का बल्लेबाज है, साहबजादा फरहान है, आप उसे नंबर 6 पे भेज देंगे तो वो काम ही खराब होगा ना, वो शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये पावर प्ले के हिटर है, इन्हें पावर प्ले जैसी जो है ग्राउंड के अंदर पोजीशंस चाहिए होती हैं। अब उन्हें आप नंबर 6 पे भेज दें तो वहाँ पे वो मेरा नहीं ख्याल के परफॉर्म कर सकेंगे। तो यहाँ पे सारी टीमों को सोचना चाहिए कि जिस प्लेयर की जो जगह बनती है उस जगह के ऊपर उसे खिला के उससे रिजल्ट्स लेने की कोशिश करें। तो अब एक तो जब आप उस पोजीशन के ऊपर उस प्लेयर को खिलाते हैं, एक तो वो मेंटली सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, और उसको इत्मीनान होता है कि यार ये मेरा नंबर है, अगर ऊपर ओपनर जल्दी भी आउट हो गए तो मैंने इस नंबर पे परफॉर्म करना है। देखिए ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर मेरे सामने है, तो मैं उसमें देखूँ तो एकदम से इन 3-4 मैचेस के बाद बहुत जो है वो शफलिंग हुई है। समीर मिन्हास की बात करें जिसे हम नंबर 1 पर देख रहे थे, अब वो चले गए हैं नंबर 2 पे, 11वें नंबर पर चले गए। अच्छा 11वें नंबर पर चले गए, मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब वो 11वें नंबर पर हैं 152 पॉइंट के साथ। नंबर 1 पर इस वक्त जो है वो अराफात मिन्हास है, नंबर 2 पर साहबजादा फरहान है, नंबर 3 पर एस्टन टर्नर हैं और शादाब खान चौथे पर हैं, हसन अली जो है वो क्योंकि टॉप विकेट टेकर हैं वो 5वें नंबर पर हैं, फिर इब्रार अहमद हैं, हसन नवाज़ हैं, फिर पीटर सिडल हैं, साउथ शकील हैं और समीर मिन्हास है। जो मिन्हास ब्रदर्स हैं वो दोनों ही टॉप पर हैं। तो ये तो सिचुएशन हम देख रहे हैं प्लेयर्स के हवाले से, क्योंकि समीर जो शमाइल हुसैन है उन्होंने जिस तरह से अपनी चीज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शो किया कि भाई मैंने ऐसे ही खेलना है, हाँ मैं किसी अपनी को अच्छा टेक्निक पे लगता है सही तो हूँ। लगे मैं बिल्कुल ठीक खेल रहा हूँ, मुझे किसी की जो है वो नई ज़रूरत है गाइडेंस की। अच्छा अब देखें, अगर मैं ओवरऑल टीम्स की बात कर लें, हम टीम्स के ऊपर आ जाएं तो मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेलकर टॉप पर है, वो 8 पॉइंट उनके कल हो गए हैं। कराची किंग्स 3 मैच खेलकर 3 जीते हैं। अब देखिए कराची के मैच कराची के अंदर ज़्यादा होंगे, ये मुल्तान क्योंकि पंजाब रीजन से ताल्लुक़ रखती है तो इसलिए पंजाब जो है वो उसकी वजह से उनको 5 मैचेस यहाँ मिले। हालांकि लाहौर कलंदर के भी इतने ही मैच होने चाहिए थे, लेकिन लाहौर कलंदर को 3 मैचेस इसलिए मिले कि अब इनके मैच हैदराबाद और कराची के साथ वहाँ पर होंगे और कोयटा के साथ वहाँ पर होंगे। अब लाहौर कलंदर के मैचेस वहाँ ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये जो नया शेड्यूल आया था उसके अंदर ये सारा हमने देखा। फिर दूसरे नंबर पर कराची, तीसरे नंबर पर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट ले, इन्होंने 4 मैचेस खेली हैं, अब इनके भी वहाँ पर मैचेस हैं, जब वापस आएंगे तो इनके मैचेस यहाँ ज़्यादा होंगे। फिर लाहौर के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि 3 मैचेस खेले हैं, 4 पॉइंट है। पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 2 मैच खेले। अब देखें, या मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रही है कि एक टीम को आपने 5 मैच खिला दिए हैं, कुछ टीमों को आपने 4-4 मैचेस खिलाए हैं, कुछ को 3, और पेशावर ज़ल्मी आपको लगता है कि शायद पेशावर के अंदर कराची जाने से क्या क्राउड तो वहाँ है नहीं कि आप क्राउड को देख के वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो देख रहे हैं, लेकिन इनके मैचेस इतने कम क्यों हैं? ये बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहे हैं कि ये किस तरह से सारा स्केड्यूल जो है वो बनाया गया है। फिर कोयटा ग्लैडिएटर, हालांकि आप ये देखें कि कोयटा ग्लैडिएटर भी रेलेवेंट वहीं से है, तो ये समझ से बाहर है कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। मोहम्मद वलीद ने हमें ज्वाइन कर लिया है इसी दौरान, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अभी ज्वाइन करते हैं उनको भी अपने प्रोग्राम में साथ। ये सिचुएशन और ये शेड्यूल मेरी अभी तक जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये तरतीब दिया गया था। हो सकता है कि कोई मार्केटिंग प्लानिंग हो या कुछ क्राउड को देख के ये शेड्यूल पहले से बना और फिर इसमें ज़्यादा रद्दोबदल मैंने इतनी देखी नहीं है। जब नया शेड्यूल आया था तो यह एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था कि किसको कितने मैचेस कहाँ पर देने, या फिर ये फ्रेंचाइजीज़ की भी ख्वाहिश होगी कि वो वहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेलना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं वलीद को। अस्सलाम वालेकुम वलीद। वालेकुम अस्सलाम जी इमरान भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ऑलमोस्ट फ्री हो गए आप लाहौर से, कराची जाने का तो मूड नहीं है आपका? नहीं कराची जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, पॉइंट सिचुएशन को देख लें, अगर प्लेयर की परफॉर्मेंसेस को देख लें, तो
अब पहला दिन देख लें और आज जब कल पहला लेग कंप्लीट हुआ तो ये टोटली सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। पॉइंट्स टेबल के बाद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुल्तान सुल्तान एक और दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन ये प्लेयर्स को लेके आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट हुए हमारे एक दो प्लेयर, आपने भी बड़ी तारीफ़ की, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की शुमाइल हुसैन की। मतलब मैंने जितनी क्रिकेट देखी खेली, मुझे जितनी आती है, मैंने जितनी लोगों को सिखाई है, मुझे तो कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा शुमाइल हुसैन के अंदर, रादर देन कि आप उसको एक मिड विकेट के ऊपर वो शॉट्स खेली जा रहा है और अब सामने नज़र आ गया कि वो किस पाए का प्लेयर है। तो आपको क्या लगता है कि प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस आप ओवरऑल देख लेते हैं, एक प्लेयर पर बात नहीं करते हैं, जिस तरह से मिन्हास ब्रदर्स ऊपर आए हैं और वो आकर अब परफॉर्म कर रहे हैं, क्या राय आपकी? इमरान भाई, अगर आप शामिल हुसैन की बात कर रहे हैं तो शामिल हुसैन ने पिछले 10 मैचों में 3 50 किए हुए हैं अपने, और शामिल हुसैन ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के 4 मैचेस में से 2 मैचेस में जो है उनके 50 हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम शामिल हुसैन के ऊपर जो है वो एक बर्डन डाल देंगे कि नहीं जी जो है वो शामिल हुसैन कसूरवार है इस सारे मामले का, तो मेरा नहीं ख्याल ये जायज़ होगा। अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। जब शामिल जो है वो 2 मैचेस में कंफर्टेबल था साउथ शकील के साथ, जो है वो तगड़ी पार्टनरशिप्स भी लगा रहा था, तो फिर शामिल के साथ आपने पार्टनर चेंज करने की ज़रूरत क्या थी? आपने ओपनर पार्टनरशिप चेंज की, ख्वाजा नाफे आया, वो पावर हिटर है, उसने आगे बल्ला घुमाना शुरू किया, और जिस तरह से ख्वाजा नाफे ने बल्लेबाजी की वो काबिल अफसोस है पूरे टूर्नामेंट में। हम उन लड़कों पे तो बात कर रहे हैं जिन्होंने 150-150 रन बनाए हुए हैं, लेकिन हम उन पे बात नहीं कर रहे जिन्होंने मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए और वो खुद को सुपरस्टार कहते रहे हैं T20 का। मोहम्मद रिजवान पे हम बात नहीं कर रहे, हम ख्वाजा नाफे पे बात नहीं कर रहे, हम जो है वो भी बात करते हैं। मैं तो पहले आपको सिर्फ टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बात सुनी कि भाई मैं बिल्कुल ठीक खेल रहा हूँ, और 2 इनिंग्स की आप बात कर रहे हैं, आपने तो पिछले 10 इनिंग्स गिना दी। मैं तो इस टूर्नामेंट को लेकर ही बात करूँगा ना। एक बंदा टॉप पर है, टॉप के बाद वो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर में 11वें पर चला जाता है, तो कंपटीशन तो तगड़ा होता जा रहा है। तो ये भी नए प्लेयर के ऊपर प्रेशर रहता है कि भाईजान अब मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, उसको किस तरह से सस्टेन करेगा वो? बिल्कुल इमरान भाई, अगर हम देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग इस सीजन के टॉप स्कोरर देखें तो हमें तो मौजूदाती तौर पे शान मसूद 4थे नंबर पे भी नजर आते हैं। अभी 4 मैचेस हुए हैं, शामिल हुसैन 10वें नंबर पे हैं, 32 का एवरेज है उनका, 153 का स्ट्राइक रेट है। तो मेरे ख्याल से शामिल हुसैन जो है वो थोड़ा सा जो है वो रस्टी हुआ है, कंफर्ट जोन में वापस गया है अपने। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। एक अगर पढ़ा लिखा बच्चा आगे सहाफियों को अच्छे सवालात के तगड़े जवाब दे दे तो हम उसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कहेंगे, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि उसको पता है जवाब देना जरूरी है क्या बड़े प्लेयर का? बिल्कुल, सहाफी सवाल करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना भी जरूरी है, वरना हमारे तो यहाँ पे इंग्लिश का भी मजाक बना लिया जाता है। हमने तो देखा है जाके इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर भी जो जर्नलिस्ट सवाल करते हैं तो उसको बड़ा टेक्निकली हैंडल करते हैं, ना कि उसको नेगेटिव लेके जाते हैं। लेकिन जो हमारे हम जर्नलिस्ट के साथ भी जो हो रहा है पिछले कोई 1 हफ्ते से मुल्तान सुल्तान कर रही है, वो भी काबिल अफसोस है कि जो है वो तकरीबन मुल्तान सुल्तान के 5 लाहौर में मैचेस हुए हैं और अभी तक सिर्फ 1 परफॉर्मर आया मीडिया टॉक के लिए, वरना कभी फैसल अकरम, जरूरी है क्या? जरूरी है कोई? बिल्कुल इमरान भाई, सवालात करने होते हैं परफॉर्मर से, और परफॉर्मर आए मीडिया के सामने, ये कॉन्फिडेंस होता है, टीम का भी कॉन्फिडेंस बुलंद होता है, मीडिया के भी जो चीजें निकल आती हैं कि जिस तरह जो फिर उनकी बात तो सच साबित हुई ना गौर शाह की कि नहीं, हमारा जो फोकस है वो गेम पर होना चाहिए, ना कि हम मीडिया की तरफ अपना फोकस करें, प्लेयर्स को वहाँ लेके जाएं, उल्टे सीधे सवाल हों, जस्ट शुमाइल हुसैन। बिल्कुल, जो है वो चीज़ें तो इस तरह से नहीं चलाई जाती। आपको भी पता है कि पिछली अगर 10 साल को देखें तो 5 फ्रेंचाइज थी, 6 उन्होंने क्या मीडिया को बड़े प्लेयर्स नहीं दिए? क्या उनकी परफॉर्मेंस हर्ट हुई प्लेयर्स देने से, मीडिया टॉक से? ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। गौहर शाह तो उनको नहीं चाहिए ना वैल्यू भाई, वो चाहते हैं कि नहीं हमारे प्लेयर्स मीडिया पे ना आए, बस जिनको भेजते हैं ये तो उनकी सवाबदीद है ना। अगर भेज दें तो ठीक है, अगर ना भेजो तो एतराज़ किस बात का? बिल्कुल, भेज दें तो मेहरबानी उनकी, ना भेजें तो हम उन पे एतराज नहीं करें, लेकिन एक फैक्चुअल चीज है कि किस तरह मीडिया के इंटरेक्शन तो ये फिर आपको नहीं लगता कि PSL मैनेजमेंट को चाहिए
कि उनको पीएसएल की हाइप बनाने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स को मीडिया के फेस के ऊपर लेकर आएँ ताकि वैल्यू और बढ़े? बिल्कुल जो है पीएसएल मैनेजमेंट का अगर कोई किरदार है फ्रेंचाइजीज के साथ, तो उनको भी ये स्टेप लेना चाहिए कि वो आए, मीडिया उनको मीडिया गाइडेंस दें कि यार मीडिया पॉलिसी ये है, इतने हमें प्लेयर्स देने चाहिए और इतना जो है वो मीडिया इंटरेक्शन करवाना है, ना कि जो है वो पीएसएल मैनेजमेंट भी एक साइड पे भी अब टीमों की स्वाबदीद है और टीमें चल रही हैं। अगर तो उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खराब होती है, तो अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखें तो साहिबजादा फरहान जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर स्टीव स्मिथ दे रहे हैं, ठीक है, और शान मसूद परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फ्लिपी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके अलावा भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके, क्या वो मीडिया टॉक की वजह से खराब हो रहे हैं? मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा जो है वो मीडिया अवेयरनेस देनी चाहिए हमारी टीमों को भी, खिलाड़ियों को भी, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है ना खिलाड़ी और एक मीडिया पर्सन के दरमियान, उसको ख़त्म किया जा सके। हमने बाज़ औक़ात बहुत सी जगह पे देखा है कि खिलाड़ी मीडिया पर्सन को देख के ही डर जाता है कि यार पता नहीं मेरे साथ आज क्या होगा, कुछ तो प्रैक्टिस छोड़ के चले जाते हैं कि यार नहीं जो है वो मीडिया वाले फुटेज बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये तब होगा जब आप जो है वो प्रॉपर उनको एजुकेशन देंगे, और पीएसएल इज द थिंग कि जहाँ पे आप अपनी एक प्रॉपर मीडिया गाइडेंस दे के उन खिलाड़ियों को उस प्रॉपर शेप में लेके आ सकते हैं। और अब दोबारा अगर हम परफॉर्मेंस पे देखें तो इस वक्त जो है जिस तरह आप अपने इंट्रो में बात कर रहे थे कि मैचेस जो है वो किसी टीम को ज्यादा दे दिए गए हैं लाहौर में, और कोई शेड्यूल के ऊपर आप बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से पहली लीग खत्म हो गई है और अभी तक पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं। हाँ, ये बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है। इससे चले इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये बताएं नुमान कि रिजवान के ऊपर बड़ी अब ज़्यादा तनकीद शुरू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग तो ये राय दे रहे हैं कि उनको कप्तानी से हटाकर किसी और प्लेयर को चलते हुए टूर्नामेंट के अंदर कप्तान बना दिया जाए, और विकेट कीपर के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उनसे विकेट कीपिंग ना करवाई जाए। तो इसका मतलब है कि क्या उन्हें 12वां 13वां 14वां खिलाड़ी बना के टीम के साथ रखें, और ये क्या करना ठीक है? इसको करने से क्या होगा? क्या रिजवान को तो खैर मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि वो अब उनकी T20 में जगह नहीं बनती है इंटरनेशनली, तो आपको लगता है कि क्या ऑनर्स इस बात को सुन रहे होंगे और इस पर अमल करने का भी सोच रहे होंगे? देखिए इमरान भाई, जब किसी टीम को, जब किसी प्लेयर को टीम का हिस्सा बनाया जाता है ना, तो उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। तो उनमें से एक उम्मीद रिजवान से वाबस्ता थी कि मुल्तान सुल्तान को जिस तरह उन्होंने लीड किया, फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने परफॉर्म किया, शायद रावलपिंडीज़ के लिए भी वो इस तरह परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ अभी तक जो है वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। एक चीज़ यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि एक टाइम फ्रेम होता है हर लेवल पे। अगर आप T20 की बात करें तो T20 मार धाड़ की क्रिकेट है। यहाँ पे 4 ओवर एक बॉलर ने करने होते हैं, 6 ओवर का आपका पावर प्ले होता है, 20 ओवर में आपकी गेम ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ अगर आप वही माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट वाला और वनडे वाला लेके चलेंगे तो आप T20 के बेस्ट प्लेयर नहीं बन सकते। आपको याद होगा 2021, 22, 23 के अंदर एक जोड़ी, बेहतरीन जोड़ी होती थी जिसमें रिजवान बाबर ओपनिंग करते थे पाकिस्तान पे आके, और हमने अपने रवायती हरीफ भारत को भी 10 विकेटों से इसी जोड़ी ने शिकस्त दी थी। ये उनका पीक का टाइम था। लेकिन जब उसके बाद ये डाउन होना शुरू हुए तो इन्हें खुद ही जगह छोड़ देनी चाहिए थी, बजाय इसके कि कप्तानी के साथ आप लपके रहें और उसके साथ आप कहें कि जी मैंने आपके नंबर 1 पे ही जाके बैटिंग करनी है। तो आपको अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए और आपको यंगस्टर को मौका देना चाहिए अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ कि मोहम्मद रिजवान हो गया, साउद शकील, बाबर आजम, ये हमारे स्टार्स प्लेयर है, लेकिन ये T20 के फॉर्मेट के लिए फ़िट नहीं होते। इवन हमारे टीम के जो कप्तान है वो भी T20 फॉर्मेट के लिए फ़िट नहीं होते। लेकिन फ्रेंचाइजीज़ की पता नहीं अब क्या मजबूरी है जो इन्हें टीम के साथ लेके चलते हैं, और शायद इनका जो तजर्बा है या कह लें कि जो इनके खेलने का अंदाज़ है वो ये चाहते हैं कि ये इनसे सीखें हमारे यंगस्टर प्लेयर और आगे बढ़े। होता भी ऐसे है, लेकिन यहाँ पे सीनियर प्लेयर को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और ये PSL जो है यहाँ से टैलेंट निकलना है। अगर आप ये सोच लेके बैठे हैं कि हम जो है यहाँ परफॉर्म करेंगे तो आगे जगह बन जाएगी, तो भाई आगे आप कितना खेल लेंगे? आपका यंगस्टर अगर 18 साल की उम्र में आपके साथ आके खेल रहा है तो इट मीन्स उसकी 10-12 साल की क्रिकेट पड़ी हुई है। वलीद, आप क्या कहते हैं रिजवान के हवाले से कि जिस तरह से रिजवान के ऊपर अब बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई है? पहले ही आपके 3 से 4 प्लेयर जो हैं वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिजवान को भी साइड पे कर दें जो टीम के कैप्टन हैं, तो ये राय लोगों की आ रही है। आप अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर।
बिल्कुल इमरान भाई, जो है वो तनकीद बनती भी है मोहम्मद रिजवान पे, क्योंकि आप देखेंगे मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस कहाँ आ रही है। हम माजी में ये कहते रहे हैं कि यार खुदारा मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम के साथ ना जोड़ा जाए। हमेशा हम बाबर रिजवान की बात करते हैं, तो इससे बाबर आजम को भी नुकसान हो रहा था। अब मोहम्मद रिजवान अकेले हुए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आउट होने के बाद जिस तरह वो रिव्यू लेते हैं कि जिस तरह जो है वो उनको बिना पता ही नहीं है सोचे कि क्या हो समझे। रहा है। तो मेरे ख्याल से तो मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा जो है वो अब सोचना पड़ेगा। अगर मोहम्मद रिजवान इधर नहीं परफॉर्मेंस देते तो अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे कि एक जो है वो कुछ मैचेस के बाद मोहम्मद रिजवान को रावलपिंडी भी डिसऑन कर देगी। जितना पाकिस्तान टीम ने उनको नहीं, साइडलाइन आपको किया लगता है कि खामोशी से। रावलपिंडी इतना बड़ा डिसीजन जो है वो ले लेगी और रिजवान को साइड पे कर देगी? और ये देखें जी देखें जी। जिसने 275 अरब रुपया लगाया और 275 करोड़ रुपया लगाया हो ना, उसको पता होता है कि मैंने किस तरह टीम को चलाना है। हमने माजी में देखा है कि लाहौर के अंदर अगर पूरे 5 साल जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल रही है, तो उन्होंने सरवाइव भी किया है बाद में। तो इस तरह जो है वो इतने पैसे लगाने के बाद अगर एक टीम बॉटम पे रहेगी तो ऑब्वियसली जो है वो उनकी मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर करेगी। इंजमामुल हक उनकी टीम में है, मैनेजमेंट में है, अब्दुल रहमान उनकी मैनेजमेंट में है, राशिद लतीफ उनकी मैनेजमेंट में है। अगर इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी मोहम्मद रिजवान इस तरह की परफॉर्मेंस दें और अपना कम्बिनेशन ना बना सकें, तो ये काबिले अफसोस है। या तो वो खिलाड़ी को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया गया है, या उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी जा रही है कि नहीं जी, जिद में आके उसको जो है वो उस तरह खिलाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि उनकी टीम में बड़े अच्छे ओपनर मौजूद है, अब्दुल्ला फजल मौजूद है, जो कि ओपनिंग में परफॉर्मेंस देते हैं या माजी में। तो एक दफा उनको चांस देखने मोहम्मद रिजवान लोअर द ऑर्डर चले जाएं। मेरे ख्याल से जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो कहीं ना कहीं बजिद है कि उनसे परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही। अगर 4 मैचेस के बाद भी इस तरह मोहम्मद रिजवान ने जो है वो ओपनर ही खेलना है, तो वो जो है वो उस पर अब जो है वो हम अफसोस ही कर सकते हैं। अब कल का अगर आप बयान देते हैं पोस्ट मैच जो उनकी नहीं, मीटिंग की, उसकी आप किस वीडियो तरह आई हुई है। सारे का सारा जो मुद्दा है वो रिजवान के ऊपर डाल रहे हैं? रिजवान के अलावा भी टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं, क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस भी तो कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रिजवान पे हम क्यों मुद्दा डाल रहे हैं, लेकिन जब हम रिजवान को देखते हैं तो रिजवान एज एन ओपनर खेल रहे हैं और अभी तक जो है वो डेरे मिचेल वाहिद खिलाड़ी हैं उनकी टीम में जिन्होंने रन किए हैं। या कल जो है वो सैम बिलिंग ने करके तो टॉप स्कोरर हुए हैं उनकी टीम की जानिब से। दूसरे नंबर पे कहाँ जो है वो डेरिल मिचेल है उनकी टीम में। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इन सारी सिनेरियोज को देखते हुए इमाद भट्ट अभी एक मैच खेले हैं उनकी टीम में, तो मोहम्मद रिजवान पर जिम्मेदारी बनती है कि वो कप्तान है, उन्होंने टीम खुद सेलेक्ट की, डग आउट में बैठ के ऑक्शन के टाइम पे टीम सेलेक्ट की, तो उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कहीं ना कहीं। इसके साथ साथ अगर आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हम मोहम्मद रिजवान पे ही डाली जा रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान सीनियर प्लेयर हैं, उनकी परफॉर्मेंस ज़रूरी है। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर जो है वो कोयटा रावलपिंडी जो है इसी तरह से रह जाएगी, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे जो है वो नीचे जाता जाएगा उनका बैटिंग ऑर्डर भी। तो मेरे ख्याल से कल जो आपने लास्ट अगर टीम मीटिंग की वीडियो देखी हो, आपकी नज़र से गुजरी हो, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उन्होंने कहा कि हम मुल्तान जब हम चैंपियन बने थे तो हम इसी तरह 4 मैच हारे थे और हम एक जीत के बाद हम जो है वो फाइनल में पहुंचे थे। तो ये जो है वो उनका कॉन्फिडेंस तो है टीम पे। अब देखना यह है कि कराची की लीग कितना यानी इंपॉर्टेंट कि है। अगले मैच के लिए रास्ता फिर खोल लिया रिजवान? वो मैं उनके ऑनर के बयान देख रहा था, वो भी उसी तरह के हम सीख रहे हैं। वो लर्निंग प्रोसेस से अब निकला है, सीनियर प्लेयर्स हैं आपकी टीम में, और जब तक लर्निंग प्रोसेस के पीछे आप छुपते रहेंगे तो फिर आप सीख नहीं सकेंगे। अगर आप जो है यही चीजें करते रहेंगे कि जिस तरह लर्निंग प्रोसेस, तो मेरे ख्याल से लर्निंग प्रोसेस से जब तक नहीं निकला जाएगा तब तक जो है वो आप परफॉर्मेंस नहीं बेहतर कर सकते। मुझे अगला ओवरऑल मैच ओवरऑल कराची में। जी जी, ये इधर इधर ही आ रहा था। अगर मैं ओवरऑल पीएसएल को देखूं, कल भी मैं एक जगह बल्कि 2 जगह बैठ के बात कर रहा था कि 2 टीमें आने के साथ नए प्लेयर्स को खेलने का मौका तो मिल गया, पर मैं अगर ओवरऑल देखूं, मुझे ओवरऑल 2-3 यंगस्टर्स के अलावा इस पूरी पीएसएल के अंदर कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं मिला कि जिसको मैं कह सकूं हाँ ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है हमारा, इसको जाके हमने लंबी क्रिकेट खिलानी है। आप उसके मुकाबले में आईपीएल को देख लें, आप उनकी टूर्नामेंट में ये जस्टिफाई ज़रूर कर सकते हैं कि यार हाँ ये 2-3-4 प्लेयर हर कैटेगरी में उनके जो है लाइनअप के ऊपर बैठे हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी 2-2 3-3 टीमें पीछे लाइनअप के अंदर हैं। अब मुझे बताएं ना, टीमें बढ़ा देने से क्या कंपटीशन तगड़ा हो रहा है या कंपटीशन वीक हो रहा है? अच्छा इमरान भी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमें पूरे पीएसएल में फास्ट बॉलर नहीं मिला।
इसका क्रेडिट हम देंगे हमारे जो है वो आकिब क्यूरेटर्स जावेद को, साहब। पिच डिपार्टमेंट को, आकिब नहीं जावेद तो साहब को हाँ, कि आप उन क्यूरेटर को क्या कहना, बेचारों को जो कहना उन्होंने वैसी विकेट बनानी ना भाई, ये तो वो सारा वही चीज है कसूर ना, जो है वो आकिब जावेद साहब जो विकेट अब तो बनाने वालों पाकिस्तान को में जीतने के लिए स्पिन ट्रैक नहीं तैयार ये कर बात रहे हैं नहीं है ना। भाई, आप जी फिर मैं आपसे जी पूछता जी हूँ ना। जी जी हम विनिंग, हम जो है वो जिस तरह नुमान ने कहा कि विनिंग ट्रैक्स हम बनाने के लिए हम स्पिन बॉलिंग विकेटें बनाने लग पड़े, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में जहां 250-250 रन बन रहे हैं, वहां पे फास्ट बॉलर की कितनी लाइफ होगी। हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग की मुझे वजह कोई से एक बंदा मशहूर है। बता दे, नहीं नहीं ये बात मैं तो नहीं, एज अ फास्ट बॉलर से मैं इस बात को नहीं मानता कि आप सारा ब्लेम विकेट्स के ऊपर ही दे दें। अगर आपकी पेस ही नहीं है, आपके पास वेरिएशन ही नहीं है, आपको यॉर्कर लेंथ पर गेंद ही नहीं करना आता, आपका शॉर्ट ऑफ, अच्छा आपने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ही करना है, क्या आपके पास स्विंग नहीं है? चले स्विंग पिचेस की वजह से जिस सीम एंड स्विंग नहीं मिल रहा, वेरिएशंस तो है ना आपके पास, आप यॉर्कर लेंथ पर बॉल कर सकते हैं, स्लोअर वन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वाइडर ऑफ द स्टंप आप चले जाएं, आप प्लेयर्स को जज करके। अब ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जी, विकटें नहीं है उस तरह की कि हम, अच्छा विकटें होंगी तो आप फिर दुनिया भर में जाकर परफॉर्म करेंगे, फिर ख़त्म कर देते हैं फास्ट बॉलिंग को। इसमें अगर इमरान भी, अगर हम थोड़ा सा अपना मोस्ट विकेट्स पे चले जाएं, हमारे स्टैट्स जो पिछले मैचेस यार वहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है ना फास्ट बॉलर्स को बाउंसी विकटों पे, वो तो नॉर्मल, मैं आपको भी बॉल पकड़ा दूंगा, वहाँ आप भी एक आधा आउट कर लेंगे। बिल्कुल जो है वो चीजें जो है, अगर आप इस तरह डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को, तो हसन अली जो है वो इस वक्त टॉप विकेट टेकर है, फिर शाहीन अफरीदी हैं, और उसके बाद स्पिनर्स की एक लंबी लाइन है। अहमद दानियाल थे, वो इंजर्ड हो गए हैं, अब वो भी पता नहीं वापस होती है उनकी नहीं या नहीं होती उनकी पीएसएल में। और उसके बाद फिर सलमान रशाद एक यंगस्टर नजर आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो कोई चीज है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर उबैद शाह आ रहा है, लड़का 3 मैचेस खेले में है, तो सिर्फ उबैद शाह ही एक फास्ट बॉलर निकला है जो परफॉर्मेंस देता आ रहा है, लाहौर के अंदर उसको मुकम्मल चांस दे रहा है। अगर मुकम्मल चांस इनको मिलता रहा पूरे टूर्नामेंट में, तो मेरे ख्याल से उबैद शाह ही एक हमें जो है निकलेगा, यहाँ से हमारी पिक निकलेगी फास्ट बॉलर में। और अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो इरफात मिन्हास बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, फिर फैसल अकरम जो है वो भी जो है वो तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो है उनको उस तरह से विकेट्स नहीं मिल सकी, उनको उस तरह से मैचेस भी नहीं मिल सके, उनकी टीम ने 5 मैच खेले, उनको 3 दिए हैं, तो जो है। अच्छा आपको क्या लगता है ये जो पिचेस हैं, ये क्या स्पिनर्स को फायदा देने वाली पिचेस हैं? मुझे तो ये फ्लैट ट्रैक ही लगते हैं ना इतना ब्रेक ज्यादा होता है, स्पिनर्स तो वेरिएशंस के साथ ही आउट कर रहा है ना। अच्छा इमरान भाई, इसमें एक चीज है कि इसको बारिशों ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। आप देखें कि फ्लैट ट्रैक से थोड़ी सी बारिश हुई, हल्का तो उसका फायदा फास्ट बॉलर को होना चाहिए था, सपोर्ट मिलना शुरू हो गया हल्का सा। हमने कल देखा तो आमिर को भी स्विंग मिल रहा था थोड़ा, ठीक है, फिर अहमद दानियाल को भी पिछले मैच में मिला, हसन अली को भी उससे पहले मिला। तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो इसका मतलब है कि आप इस बात को मानते हैं कि प्लेयर की अपनी एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं है कि आपको अगर ग्रासी पिच भी मिल गया तो आपके पास कोई वैरायटी, कोई क्वालिटी नहीं है तो आप उस पर आउट कर लें। नुमान आपकी इसके ऊपर क्या टेक है, जिस तरह से वलीद बात कर रहा था? देखिए मैं किसी हद तक वलीद भाई के साथ जाऊंगा। जो पिचेस हैं, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अगर आपने जिस तरह प्लेयर्स की एबिलिटी के ऊपर बात की है, तो अब PSL पहले भी पाकिस्तान में होता रहा है। शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, ये यहीं से निकल के पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। मोहम्मद आमिर ने भी इन्हीं विकेटों के ऊपर परफॉर्म किया है, लेकिन इस बार जो कंडीशंस बनी हैं वो ज़्यादातर बैटिंग के लिए सूटेबल हैं और स्पिनर्स के लिए साजगार रही हैं। तो मैं वलीद भाई की बात के साथ एग्री करूँगा कि ये जो ट्रैक था ये फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं था, क्योंकि अभी तक कोई भी नया टैलेंट, और देखिए सबसे पहले इमरान भाई कैसे आउट करके भाई, अगर मैं शाहीन कैसे आउट कर जाते हैं, आपके माइंडसेट की बात करूं तो मैंने अभी दरमियान में एक बात को काटा, मैंने उस पर कहा कि आपने जब ये सोच लिया कि पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है, तो आप फास्ट बॉलर कहां से लेके आएंगे? आपको पता है आपने अगर मैच जीतना है, अगली टीम को फंसाना है, तो इसलिए नहीं, वो तो दुनिया में भाई कहीं भी ट्रैक बना दो ना, ये नहीं है। उन्होंने ये सोचा, जिनकी बात आकिब जावेद साहब की आप कर रहे हो, उन्होंने ये सोचा यार अच्छा फास्ट बॉलर से कुछ हो नहीं रहा, अब विकेट ही स्पिनर्स की बना दो ताकि गोरा आएगा उसको समझ नहीं आएगी और ये कहीं ना कहीं हम लोग जीत की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने लॉन्गर रन नहीं सोचा कि जब आप बाहर खेलने के लिए जाएंगे
तो वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या बनेगा। आप देखें ना, जब मोहम्मद आमिर आया था तो उसकी क्या पेस थी, उसने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को जो है वो तंग करना शुरू कर दिया था। शहीन ने तंग किया, हारिस ने तंग, ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से निकले यहीं पे खेले। लेकिन मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि ये जो पिछले हमने 1-2 सालों से माइंडसेट बनाने की कोशिश की, बॉलर्स ने भी वो एफर्ट करना छोड़ दी। उन्होंने कहा ठीक है पाकिस्तान के अंदर रह के PSL खेलना है तो हमने ये 4 ओवर ही करवाने हैं ना, तो इस तरह करवा लेते हैं। मैंने कल भी आपसे बात की थी, हमारे पास कोई ऐसा मुझे इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी ना बैटिंग साइड के ऊपर, ना एज ए ऑलराउंडर, ना एज ए स्पिनर, ना एज ए फास्ट बॉलर कोई नज़र आ रहा है कि जो 100 टेस्ट मैच खेल सकता हो अगले 10, 15, 20 साल के लिए। आप 100 की बात कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म का सोच ही नहीं रहे। हमारे पास 2-3 बड़े प्लेयर्स आए, हमने ज़ाया कर दिए, वट एवर जो भी उसमें मामला बने, तनकीद हुई, उनके परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन हमने उनको साइड लाइन पे कर दिया। तो इस टाइम भाई अगर आप T20 की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको बस वो 4 ओवर वाला प्लेयर मिलेगा या पावर हिटर वाला प्लेयर मिलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको कुछ नहीं मिल सकता। जी वलीद, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर आ सकते हैं जो आने वाले 10 सालों के लिए पाकिस्तान में सर्व कर सके अपने टैलेंट की बुनियाद पर? इमरान भाई, अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट देखें तो हमें वो लड़के नजर नहीं आते जो स्पार्क हमें माजी में नजर आता था। हमें वो फास्ट बॉलर्स नहीं नजर आते जो हमें माजी में नजर आते थे। हमने उस लड़के को वेस्ट कर दिया जिसने डोमेस्टिक में 500 विकेटें ली। हमने पैराशूटर क्रिकेट में रख लिए। हमने पैराशूटर इसलिए रख लिए कि हम PSL खेलते थे, हम परफॉर्मेंस करते थे और हम टीम में लड़का ले आते थे। अभी समीर मिन्हाज को लाने की बातें हो रही हैं, अभी उसको एक डोमेस्टिक सीजन तो खेलने दें, फिर उसको ले आइएगा ऊपर भी। तो मेरे ख्याल से हम जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ चले गए। हम भाई साइम अयूब के साथ भी यही हुआ ना, जब उन्होंने PSL को परफॉर्म किया और फिर उनको एकदम से टीम के अंदर ले आया तो रिजल्ट सबके सामने है अब। बिल्कुल बिल्कुल नुमान भाई, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। आपने साइम अयूब की बात की, मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमने साइम अयूब को आके ऊपर 30 मैचेस दिए मेन टीम में कि वो परफॉर्म कर ले, ठीक है, ना कि हमने उसको डोमेस्टिक में मैचेस दिए कि वो यहाँ पे परफॉर्म करके टीम में आए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को जब तक हम एक प्रॉपर कोचिंग स्टाफ नहीं देंगे, प्रॉपर हर टीम के साथ मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, तब तक हमारे टैलेंटेड लड़के ऊपर नहीं आएंगे। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले शाहजेब भट्टी सिर्फ जो है वो 23-24 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ के क्रिकेट की वजह से जा चुके हैं। वो कह रहे जी मैं पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलता। उसकी रीज़न ये है कि आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो रीजनल टीम्स हैं उनके जो सदूर हैं वो इन लड़कों को नापसंद करते हैं, और जब सदर नापसंद करता है तो वो सदर नापसंद नहीं करता, सदर अपने क्लब का लड़का खिलाना चाहता है। एक तो ये वजह, दूसरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ, मैं भी उस पर शामिल हूँ। एक प्लेयर 2 इनिंग खेलता है और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लूँ और मैं सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के पेज के ऊपर या अपने चैनल के ऊपर इसको एक्सक्लूसिवली लॉन्च कर दूँ। उससे होता क्या है कि हमारे प्लेयर्स की डाइवर्शन टिकटॉक शॉर्ट्स के ऊपर चली जाती है, अपनी छोटी छोटी रील्स के ऊपर चली जाती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड के अंदर फिटनेस लेवल को बेहतर करने के लिए नज़र नहीं आती। जो आप ये बात कर रहे हैं ना, आराफात मिन्हाज, ये सारे जो यंगस्टर्स हैं, इनको अगर ये कहा जाए कि भाईजान आपने 3 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, आपको रगड़ा लगना है ग्राउंड के अंदर, ये जो जिम्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो हम हायर करते हैं ट्रेनर, क्या पाकिस्तान माजी में ट्रेनर्स हायर करता था? हम फिजियो हायर करते थे, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स की फिटनेस थी वो सुपर पावर की फिटनेस होती थी। हम ये सोचते थे कि यार ये बंदे किस तरह फिट हुए, तो ग्राउंड के अंदर उनकी रनिंग, उनकी स्प्रिंट्स, उनकी फिजिकल एक्टिविटी फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेलना। अब देखें, मैच फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि आपको जिम फिटनेस चाहिए। हमारे लड़के जिम फिट होते हैं, ट्रेनर्स के साथ फिट होते हैं, बट वो मैच फिट नहीं होते। जैसे उनको कहा जाए कि आपने 4 रोज़ा क्रिकेट खेलनी है तो वो कहते हैं नहीं सॉरी मेरी लीग है, मैं लीग पे जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। बहुत बड़ी मिसाल आपके पास हारिस रऊफ वाली भी है ना। यहाँ पे बात की कि हम हमारे लड़कों को जो है वो टिकटॉक की पड़ जाती है, तो मेरे ख्याल से आजकल के जो लड़के हैं वो शुरू से ही इन चीज़ों में पड़े होते हैं, वो शुरू से ही अपनी नेट प्रैक्टिसेस अपलोड कर रहे होते हैं। हम उनको वक्त से पहले सुपरस्टार नहीं बनाते मीडिया वाले, बल्कि वो खुद बन के आते हैं सुपरस्टार। एक अच्छी इनिंग निकल रहा है। मुझे बताएं, आज इसी प्रोग्राम में आपने कहा कि प्लेयर्स नहीं दे रहे, प्लेयर्स नहीं दे रहे, हमें प्लेयर्स कम दे रहे हैं, उन प्लेयर्स को नहीं दे रहे। भाई हमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस खुद भी तो बता सकते हैं ना कि हाँ फलां प्लेयर ये परफॉर्म कर रहा है। माजी में प्लेयर्स की कोशिश होती थी कि यार मैं 2-4 साल खेल गया हूँ, यार मेरा कोई एक अच्छा कॉलम ही लगा दो। वो खुद फ़ोन करते थे यार मेरा इंटरव्यू कर दो। अब हम फ़ोन कर रहे होते हैं, यार वो टाइम देना ज़रा, मैंने आपका इंटरव्यू करना है, वो ज़रा टाइम देना यार, मैंने आपका, मुझे आपका टाइम चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग?
इमरान भाई, इसमें प्लेयर नहीं होंगे इतने ज्यादा, इसमें सीन ये है कि इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, इसमें पैसा आ गया। अब सबको पता है कि यार अगर मैंने डिजिटल के लिए इंटरव्यू देना तो मैं इतने लाख में जाऊंगा तो मैं इंटरव्यू दूंगा, अदरवाइज मैं क्यों दूं किसी तो टीवी क्या चैनल हमें को? व्यूअरशिप नहीं तो चाहिए? क्या हमें अपने यूट्यूब्स को चलाने के लिए मवाद नहीं चाहिए? देखें, बहुत से लोगों को चाहिए होगा, बहुत से लोग इस चीज़ पे एग्री भी कर रहे होंगे कि यार मुझे डिजिटल का कंटेंट चाहिए, इंटरव्यूज चाहिए, बिकते हैं इंटरव्यूज। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा कि ये वक्त की ज़रूरत भी है, हमें इसको चलाना भी है। हमने इस इन्हीं प्लेयर से जो है वो हमने चीज़ें निकलनी है, इन्हीं प्लेयर से तो इंटरव्यूज होने हैं, मेथड चेंज लेकिन हो गया ना, एटलीस्ट तो दोनों का लेकिन मेथड चेंज हो गया ना। पाकिस्तान की टीम जी की परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चली गई, प्लेयर्स हमारे पास उस तरह से आ नहीं रहे। हम सबको मिलके ये काम करना होगा, ये सिर्फ प्लेयर्स को या मैं अकेला नहीं कर सकता, प्लेयर्स अकेले नहीं कर सकते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकेला नहीं कर सकता, ये एक इंडिविजुअल हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। दुनिया भर में इस तरह होता है, पर मैंने इस तरह से कहीं नहीं देखा कि इतना आउटस्टैंडिंग चीज़ें जो चली जाएं। सो खैर वलीद, आपका बहुत शुक्रिया। इस टॉपिक पे फिर हम एक लंबी गुफ्तगू करेंगे आपस में बैठ के। नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम यकीनन आपने कुछ ऐसी अहम बातें आज हमने की हैं जो कि दूररस नताइज हासिल करने के लिए हमने की हैं। कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू की जाए जिसका कोई ला हासिल जो है वो नतीजा ना हो, उससे कुछ हासिल चीज़ें हो जाएं, ताकि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, PSL के अंदर आने वाले प्लेयर जो हैं वो मज़ीद जो है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। 2 दिन की चमक के लिए क्रिकेट ना खेलें, पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के लिए सर्व करने के लिए सारी चीज़ें करें। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।